नमस्कार दोस्तों, मैं रविशेखर कुमार अपने एजुकेशनल चैनल जीएस सब्सक्राइबर पर एक बार पुनः आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, बिहार दरोगा मेंस से संबंधित दूसरा सेट हम आपके सामने प्रस्तुत करने के लिए जा रहे हैं। इसका पहला सवाल है, चामरग्राही यक्षिणी की मूर्ति जो पटना संग्रहालय में सुरक्षित है, किस स्थान से प्राप्त हुई थी? तो इसका आंसर आपको हो जाएगा ए, दीदारगंज। यह पटना के दीदारगंज से प्राप्त हुआ है। साथ ही साथ इसके बारे में और कुछ आप समझ लीजिए। जैसे अगर हम बात करें कि मौर्यकालीन 80 स्तंभ युक्त एक विशाल हॉल का साक्ष्य भी मिला है, वह पटना के ही कुम्हरार से मिला है। सवाल पूछे जाते हैं कि 80 स्तंभ युक्त एक विशाल हॉल का जो साक्ष्य पटना से मिला है, वह किस काल का साक्ष्य है? तो वह मौर्यकालीन यानी मौर्य साम्राज्य के काल का वह साक्ष्य है। साथ ही साथ आपसे कभी कभी यह भी सवाल पूछा जा सकता है कि 80 स्तंभ युक्त विशाल हॉल कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो वह पटना कुम्हरार से प्राप्त हुआ है। साथ ही साथ एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, जैसे मान लीजिए कि मौर्यकालीन अगर हम चंद्रगुप्त मौर्य के भवन की बात करें या राजप्रसाद की बात करें जो काठ से बना हुआ था, उसकी जानकारी भी हमें पटना कुम्हरार से ही प्राप्त होता है। पटना कुम्हरार से ही प्राप्त होता है, तो इसे भी आप ध्यान रखेंगे। दूसरा सवाल हमारे सामने है और वह सवाल है आपका, बिहार के किस जिला को 1942 ईस्वी के आंदोलन के दौरान अपराधी जिला घोषित किया गया था? तो दोस्तों, यह जो है आंसर है आपका ऑप्शन बी, सारण। यानी सारण जिला को जो है 1942 के आंदोलन के दौरान अपराधी जिला घोषित किया गया था। यहाँ एक बात और आप ध्यान में रखेंगे कि 1942 में ही महात्मा गांधी के द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया गया था। सवाल ऐसे भी पूछे जाते हैं कि भारत छोड़ो आंदोलन गांधी जी के द्वारा कब शुरू किया गया था? तो यह 1942 में शुरू किया गया था। जबकि हमारा सवाल है, बिहार के किस जिला को 1942 ईस्वी के आंदोलन के दौरान अपराधी जिला घोषित किया गया? तो वह सारण है। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल देखते हैं। हमारा तीसरा सवाल है, 1857 ईस्वी के महान विप्लव का प्रारंभ पटना में किसके नेतृत्व में हुआ था? यहाँ पर पुनः एक बार ध्यान देंगे। सवाल कहता है कि 1857 ईस्वी के महान विप्लव यानी कि 1857 के विद्रोह की चर्चा यहाँ किया जा रहा है कि 1857 ईस्वी के महान विप्लव यानी कि विद्रोह का प्रारंभ पटना में किसके नेतृत्व में हुआ था? तो दोस्तों, यह पीर अली के नेतृत्व में हुआ था। आपको यह ध्यान में रखना चाहिए कि पीर अली जो हैं वह किताब व्यवसायी थे, उनका अपना किताब का दुकान था। उसके बाद अगर हम बात करें तो बिहार में 1857 के विद्रोह में गया में भी विद्रोह हुआ, छपरा में भी विद्रोह हुआ, पटना की चर्चा तो हम कर ही रहे हैं, मोतिहारी में भी विद्रोह हुआ और साथ ही साथ मुजफ्फरपुर में भी विद्रोह 1857 का जो था वह हुआ है। उसके बाद हमारा चौथा सवाल है, इब्राहिम लोदी के शासनकाल में बिहार का सूबेदार कौन था? तो इब्राहिम लोदी के शासनकाल में बिहार का सूबेदार दरिया खान नूहानी था। इसे आप ध्यान में रखेंगे। इब्राहिम लोदी के शासनकाल में बिहार का सूबेदार कौन था? तो वह दरिया खान नूहानी था। नेक्स्ट सवाल है हमारा पांचवा, पटना में अंग्रेजों द्वारा फैक्ट्री स्थापित की गई थी, यानी कि पटना में अंग्रेजों द्वारा फैक्ट्री जो स्थापित की गई है वह कब की गई? तो वह डी में देखेंगे, ऑप्शन डी, 1651 ईस्वी में स्थापित किया गया। एक बार पुनः हम लोग सवाल को देखते हैं।
पटना में अंग्रेजों द्वारा फैक्ट्री कब स्थापित की गई है? तो वह 1651 ईस्वी में की गई है। दोस्तों यहाँ फैक्ट्री से मतलब उस फैक्ट्री की बात नहीं करेंगे जैसा कि जिससे किसी चीज़ का प्रोडक्शन होता है। यहाँ फैक्ट्री का मतलब गोदाम से लिया गया है, जहाँ की सामान को हम रखते हैं, उसी को फैक्ट्री उस समय कहा जाता था। चलिए हम लोग देखते हैं अपना सवाल नंबर 6। हमारा सवाल नंबर 6 कहता है कि बिहार में स्थित पावापुरी किस धर्म से संबद्ध स्थल है? तो वह जैन धर्म से संबद्ध है। एक बार पुनः सुनेंगे, बिहार में स्थित पावापुरी किस धर्म से संबद्ध स्थल है? तो वह जैन धर्म से संबद्ध है, यानी जैन धर्म से संबंध रखता है। इसके बारे में आप ध्यान में रखेंगे कि ये जो आपका पावापुरी है यह नालंदा जिला में स्थित है। यहाँ भगवान महावीर को मोक्ष प्राप्त हुआ था, यानी कि हम यह कहें कि महावीर भगवान की यहाँ मृत्यु हुई या यहाँ पर उन्होंने अपने निर्वाण को प्राप्त किया था, तो वह नालंदा जिला का ही ये आपका एरिया पड़ता है पावापुरी, जहाँ उनको मोक्ष की प्राप्ति हुई थी। एक बार पुनः हम लोग देखते हैं, बिहार में स्थित पावापुरी किस धर्म से संबद्ध स्थल है? तो ऑप्शन ए जैन धर्म से संबंधित है। सवाल नंबर 7 है, सबसे पहले कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल खोजा गया? तो दोस्तों हड़प्पा खोजा गया था। सबसे पहला कौन सा स्थल खोजा गया है? तो हड़प्पा खोजा गया है। हड़प्पा के बारे में हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। तो इसमें देखिए कि 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी द्वारा हड़प्पा स्थल को खोजा गया, जो पाकिस्तान पंजाब में स्थित है और यह रावी नदी के किनारे स्थित है। सवाल यहाँ पूछे जाते हैं, हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? तो यह रावी नदी के किनारे स्थित है और किस देश में है? तो पाकिस्तान में है। एक बार पुनः सुनेंगे, सबसे पहले कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल खोजा गया? तो वह था हड़प्पा, जिसकी खोज 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा किया गया। यह पाकिस्तान पंजाब में स्थित है और यह रावी नदी के किनारे स्थित है। चलिए हम लोग देखते हैं अपना 8वां सवाल। हमारा 8वां सवाल है, बांग्लादेश की मुक्ति के समय पाकिस्तान के शासक कौन थे? तो पाकिस्तान के शासक जो आपको थे वह याहिया खान थे। बांग्लादेश की मुक्ति के समय पाकिस्तान के शासक कौन थे? तो वह याहिया खान थे। यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देंगे दोस्तों, जब बांग्लादेश आज़ाद हुआ तो उसका राष्ट्रीय गान जो रखा गया है वह आमार सोनार बांग्ला है, जो रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया था। दूसरा, अगर हम भारत का राष्ट्रीय गीत देखें या राष्ट्रीय गान देखें तो वह जन गण मन है, यह भी रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया है। तो ध्यान रखेंगे, सवाल पूछा जाता है कभी कभी कि बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान किसके द्वारा लिखा गया है? तो वह रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया है, जो आमार सोनार बांग्ला है, जबकि भारत का राष्ट्रीय गान जनगण मन है, यह भी रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा ही लिखा गया है। उसके बाद 9वां सवाल है हमारा, गौतम बुद्ध के संबंध में सभी कथन सही हैं सिवाय, यानी कि इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है और कहता है कि गौतम बुद्ध के संबंध में सभी कथन सही है, एक को छोड़ करके। तो हम लोग इसमें से देखते हैं, गौतम बुद्ध से संबंधित क्या है? तो ए में है उनका जन्म लुम्बिनी में हुआ था, यह सही है। उनकी मृत्यु कुशीनगर में हुई थी, यह भी सही है। आइए हम लोग थोड़ा सा देखते हैं सी ऑप्शन। उन्हें ज्ञान की प्राप्ति राजगिरी में हुई थी, तो दोस्तों ये गलत है, ये ऑप्शन आपका गलत है। उन्हें ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो बोध गया में बोधि वृक्ष के नीचे उरुबेला में हुआ था। तो आपका ऑप्शन सी गलत है और यहाँ पर जो है सो गलत को ही चुनने के लिए कहता था। हम लोग क्या देखते हैं
कि इसमें से सही क्या है। उनका जन्म लुम्बिनी में हुआ था, सही है। उनकी मृत्यु कुशीनगर में हुई थी, यह भी सही है। उन्हें ज्ञान की प्राप्ति बोधगया में हुई थी, यह भी सही है। जबकि उन्हें ज्ञान की प्राप्ति राजगृह में हुई थी, जो सी ऑप्शन है यही आपका आंसर होगा, चूंकि इसमें गलत चुनने के लिए कहता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि भारतीय संविधान के किस भाग में संघीय न्यायालय का उल्लेख है। तो यह ए ऑप्शन नहीं है, बी ऑप्शन भी नहीं है। हम लोग देखते हैं यानी कि ऑप्शन ए भाग 2 यह भी गलत है, ऑप्शन बी भाग 3 यह भी गलत है, ऑप्शन सी भाग 4 यह भी गलत है, और आपका ये जो डी है यह आपका सही आंसर है। यानी भारतीय संविधान के किस भाग में संघीय न्यायपालिका का उल्लेख है, तो वह 5वें भाग में इसका उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट सवाल हम लोग देखते हैं, भारत की नागरिकता निम्नलिखित में से किस प्रकार से प्राप्त की जा सकती है। भारत की नागरिकता निम्नलिखित में से किस प्रकार से प्राप्त की जा सकती है। तो आइए हम लोग देखते हैं 11 नंबर सवाल को। तो इसमें दोस्तों ऑप्शन ए है जन्म से, यह सही है। उसके बाद वंशानुक्रम से, सी में है देशीयकरण से, और डी में है उपयुक्त सभी से। तो आंसर हमारा होगा उपयुक्त सभी, यानी कि डी ऑप्शन जो है सो हमारा होगा। उसके बाद हम लोग 12 नंबर का सवाल देखते हैं। बारह नंबर का सवाल है, लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन है। तो दोस्तों अरविंद घोष हैं। लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन है, अरविंद घोष हैं। ज़्यादा से ज़्यादा सवाल पूछा जाता है, इसे आप ध्यान में रखेंगे। साथ ही साथ अरविंद घोष की एक पुस्तक सावित्री भी है, जिससे भी सवाल ज़्यादा से ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो इसे ध्यान में रखेंगे कि अरविंद घोष की एक पुस्तक का नाम लाइफ डिवाइन तो है ही साथ सावित्री भी उनके एक पुस्तक का नाम है जो पूछे जाते हैं। आइए हम लोग देखते हैं सवाल नंबर 13। सवाल नंबर 13 है, निम्नलिखित में से एक को छोड़कर सभी समुद्री तट भारतीय प्रायद्वीप के पश्चिमी तट में है, वह अकेला कौन सा है। एक बार पुनः सवाल सुनेंगे। निम्नलिखित में से एक को छोड़कर सभी समुद्री तट भारतीय प्रायद्वीप के पश्चिमी तट में है, वह अकेला कौन सा है जो अलग है। यानी कि इसमें जो है सो 3 ऐसा तट है जो पश्चिमी क्षेत्र में है, पश्चिमी तट पर है, और एक जो है अलग से है, तो उसके बारे में कहता है। तो यह आंसर हो जाएगा आपका डी मरीना। यह मरीना तट जो है यह आपका पड़ता है चेन्नई तमिलनाडु में, जबकि बाद बाकी ये कलनगुटे, जुहू, कोवलम, ये सारा का सारा आपका जो है सो वह पश्चिमी तट में पड़ता है। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल देखते हैं 14 नंबर का। चौदह नंबर है, भारतीय नौसेना में शामिल प्रथम नाभिकीय पनडुब्बी कौन था। तो दोस्तों इसका आंसर आप खोजने का कोशिश कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि भारतीय नौसेना में शामिल प्रथम नाभिकीय पनडुब्बी का नाम क्या था। ये आप पर छोड़ा जा रहा है, निश्चित रूप से हम चाहेंगे कि आप इस पर अपना कमेंट दें। उसके बाद है 15 नंबर का सवाल, बीबी का मकबरा कहाँ स्थित है। तो दोस्तों बीबी का मकबरा महाराष्ट्र औरंगाबाद में स्थित है। बीबी का मकबरा महाराष्ट्र औरंगाबाद में स्थित है। इसे औरंगजेब के बेटे आजम शाह ने अपनी माँ दिलरास बानो बेगम की याद में बनवाया था। इसे आप ध्यान में रखेंगे। सबसे पहले तो सवाल पूछा जाता है यह है कहाँ, तो यह औरंगाबाद में है। औरंगाबाद कौन सा औरंगाबाद, तो यह आपका हो गया मुंबई महाराष्ट्र का औरंगाबाद। और इसे किसने बनवाया, तो औरंगजेब के बेटे आजम शाह ने अपनी मां दिलरास बानो बेगम की याद में बनवाया है। चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट सवाल। सोलह नंबर सवाल कहता है कि रेडियो तरंगों का परावर्तन करने वाली वायुमंडलीय परत को क्या कहते हैं।
एक बार पुनः सुनेंगे। रेडियो तरंगों का परावर्तन करने वाली वायुमंडलीय परत को क्या कहते हैं? तो दोस्तों यह आयन मंडल कहलाता है। यह कौन सा मंडल कहलाता है? तो आयन मंडल कहलाता है। यह पृथ्वी से 80 किलोमीटर के बाद का मंडल है। हालांकि इस पर एक वीडियो हम लोग बनाएंगे जिसमें पूरी तरह से इस परत के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, तो बेहतर ढंग से और बृहद रूप से हम लोग इसको ज्योग्राफी की क्लास में देखेंगे। आइए हम लोग 17 नंबर का सवाल देखते हैं। इसमें हालांकि एक दो चीज़ और देखा जा सकता है, जैसे मान लीजिए कि आपका यहाँ हो गया ओजोन मंडल, ठीक है। तो ओजोन मंडल से संबंधित अगर हम लोग देखें तो यह क्या है? यह परत सूर्य के उच्च आवृत्ति के पराबैंगनी प्रकाश की 90 से 99% भाग अवशोषित कर लेती है। दोस्तों आप ध्यान रखेंगे, सूर्य की जो पराबैंगनी किरणें हैं उससे सोखने का कार्य जो है सो वो ओजोन मंडल कहलाता है। तो ओजोन मंडल में कौन सा सर्वाधिक मात्रा में गैस है? तो वह O3 है, जिसे हम ओजोन गैस ही कहते हैं। यह जो है सो सूर्य से निकलने वाली पराबैंगनी किरणों को क्या करता है? अपने आप सोख लेता है, यानी कि 90 से 99% भाग को वह अवशोषित कर लेता है, जिसके कारण आप देखेंगे कि ओजोन परत का क्या हो रहा है? क्षरण हो रहा है। इसी से संबंधित हम लोग क्या देखते हैं कि ये जो है सो ओजोन को बचाने के लिए CFC गैस जिन जिन वस्तुओं से निकलती है उस पर हम लोग प्रतिबंध लगाते जा रहे हैं, इस प्रकार का काम करते हैं। सवाल भी पूछा जाता है ओजोन परत के क्षरण का मुख्य कारण क्या है? तो उसमें आप देखिएगा कि CFC गैस क्लोरोफ्लोरोकार्बन के बारे में बताया जाता है, जो उसका मुख्य कारण है। साथ ही साथ एक चीज़ और देखेंगे आप कि ओजोन की मात्रा की इकाई क्या है, यह भी सवाल पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से ओजोन की मात्रा का इकाई क्या है? तो दोस्तों वह डॉप्सन इकाई है। ओजोन की मात्रा को किससे हम मापते हैं? तो डॉप्सन से मापते हैं, इसे आप याद रखेंगे। ओजोन की मात्रा को डॉप्सन से मापते हैं, इसे आप नोट कर लें। डॉप्सन से मापते हैं, यानी ओजोन की मात्रा को हम किससे मापते हैं? डॉप्सन से मापते हैं, इसे आप ध्यान में रखेंगे। उसके बाद अगर हम लोग देखें तो इसी से संबंधित थोड़ा सा और हम लोग देखते हैं मध्यमंडल के बारे में, ठीक है, संताप मंडल। तो खास करके अगर हम संताप मंडल की बात करते हैं तो यह परत बादलों एवं मौसम संबंधी घटनाओं से लगभग मुक्त होता है, जिसके कारण हवाई जहाज यहाँ उड़ाए जाते हैं। इसे आप ध्यान में रखिएगा, सवाल पूछे भी जाते हैं कि हवाई जहाज किस मंडल में या किस परत में उड़ाए जाते हैं, तो वह संताप मंडल में उड़ाया जाता है। चूँकि यहाँ का जो है सो क्या होता है, लगभग सम से मतलब ही होता है बराबर, और ताप का मतलब टेम्परेचर, यानी कि यहाँ का टेम्परेचर जो है लगभग समान होता है, और यहाँ पर किसी भी प्रकार का ये मौसमी घटनाएं जो होती है वह नहीं होता, जिसके कारण हवाई जहाज यहाँ पर उड़ाए जाते हैं। अगर इसी ढंग से अगर हम क्षोभ मंडल की बात करें तो क्षोभ मंडल में मौसमी घटनाएं होती है, यानी कि बादल का फटना जो कहते हैं, बारिश का होना जो कहते हैं, ये सब हवा की जो बातें होती है वह कहाँ तक संभव होता है? तो वह आपको क्षोभ मंडल तक होता है, इसे आप ध्यान में रखेंगे। चलिए 17 नंबर का सवाल हम लोग देखते हैं। पृथ्वी पर सबसे गहरा पृष्ठ गर्त सरफेस डिप्रेशन कहाँ है? तो वह है मरियाना खाई। एक बार पुनः ध्यान देंगे। 17 नंबर सवाल कहता है कि पृथ्वी पर सबसे गहरा पृष्ठ गर्त कौन सा है? तो वह मरियाना खाई है, मरियाना गर्त है। तो दोस्तों यह मरियाना गर्त जो है यह प्रशांत महासागर में स्थित है। अगर प्रशांत महासागर में भी हम कहें तो यह पश्चिमी प्रशांत महासागर में स्थित है। सवाल पूछे जाते हैं कि पृथ्वी पर सबसे ये तो सवाल सामने में ही है कि पृथ्वी पर सबसे गहरा गर्त कौन सा है? तो वह मारियाना गर्त है। और यह कहाँ स्थित है? तो यह पश्चिमी प्रशांत महासागर में स्थित है, इसे आप ध्यान में रखेंगे। हम लोग 18 नंबर का सवाल देखने के लिए जा रहे हैं। 18 नंबर का सवाल देखेंगे, शैल का कायांतरण निम्नलिखित में से किस शैल में होता है? तो दोस्तों इसका आंसर आपका हो जाएगा डी, स्लेट होता है। इसका आंसर हो जाएगा आपका डी। यहाँ पर आप ध्यान देंगे
कि जैसे इसमें से क्या होता है कि चट्टान के बारे में हम लोग जो बेहतर ढंग से पढ़ेंगे उसमें देखेंगे कि चट्टान का रूपांतरण कैसे होता है, चट्टान कितने प्रकार के होते हैं, उस पर हम लोग चर्चा करते हुए चलेंगे। हम लोग देखते हैं 19 नंबर का सवाल। 19 नंबर का सवाल है, उष्ण मरुस्थल प्रायः कहाँ पाए जाते हैं? तो दोस्तों उष्ण मरुस्थल जो आपको पाए जाते हैं वह कर्क रेखा तथा मकर रेखा के पश्चिमी उपांतों पर पाए जाते हैं। एक बार पुनः ध्यान देंगे, उष्ण मरुस्थल कहाँ पाए जाते हैं? तो उष्ण मरुस्थल कर्क रेखा तथा मकर रेखा के पश्चिमी उपांत पर पाए जाते हैं, जिसका हम लोग बृहद अध्ययन ज्योग्राफी के अंतर्गत करेंगे। चलिए नेक्स्ट सवाल हम लोग देखते हैं 20। बीस नंबर सवाल है, उत्तरी गोलार्ध की अपेक्षा दक्षिणी गोलार्ध में शीतकाल अधिक सख्त क्यों होता है? तो इसका आंसर हम लोग देखते हैं, तो इसका आंसर हमारा बी होता है। उत्तरी गोलार्ध में सूर्य का प्रकाश जो है अधिक मिलता है, इस कारण से ऐसी बातें होती है। इसका भी हम लोग बृहद अध्ययन ज्योग्राफी के अंतर्गत करेंगे। चलिए हम लोग 21 नंबर का सवाल देखते हैं। कहता है कि निम्नलिखित थल सेना अध्यक्षों में से प्रथम फील्ड मार्शल कौन बने? तो वह थे जनरल SH मानेकशॉ। इसे आप ध्यान रखेंगे। निम्नलिखित पूर्व थल सेना अध्यक्षों में से प्रथम फील्ड मार्शल कौन बने? तो वह जनरल SHF मानेकशॉ हैं, जबकि दूसरा जो बने हैं वह जनरल KM करियप्पा थे। तो सवाल प्रथम का पूछ रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी हमारा होगा, यही हमारा आंसर है। चलिए 22 नंबर का देखते हैं। मल्लिका साराभाई निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से जुड़ी हुई हैं? यह सवाल नंबर 22 है, जिसका आंसर हमारा होगा बी, शास्त्रीय नृत्य से संबंधित हैं। दोस्तों ध्यान में रखेंगे इसे। मल्लिका साराभाई निम्नलिखित में से किसके साथ जुड़ी हुई हैं? तो वह शास्त्रीय नृत्य से जुड़ी हुई है। दूसरा है, हालांकि ये सवाल आपसे नहीं पूछे जाएंगे, ये पुराने से संबंधित हैं, लेकिन फिर से अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। पियरे कार्डिन नाम निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के साथ जुड़ा हुआ है? यह आपका 23 का आंसर है। जो देखने हैं इसमें से सवाल जनरली आपसे पूछे नहीं जाएंगे, इसलिए आप इस पर ध्यान नहीं देंगे। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं 24 नंबर का सवाल। संसद के 2 क्रमिक अधिवेशनों के बीच अधिकतम कितने समय के अंतराल की अनुमति है? तो दोस्तों वह है 6 माह का। इसे ध्यान में रखेंगे, सवाल पूछा जाता है। पुनः हम लोग देखते हैं कि संसद के 2 क्रमिक अधिवेशनों के बीच अधिकतम कितने समय के अंतराल की अनुमति होती है? तो वह 6 माह का होता है, वह 6 माह का होता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 25 नंबर। राग मियाँ की मल्हार की रचयिता किसे माना जाता है? तो दोस्तों वह तानसेन है। वह कौन है? तो वह तानसेन है। एक बार पुनः ध्यान देंगे, राग मियाँ की मल्हार का रचयिता किसे माना जाता है? तो वह तानसेन को माना जाता है। एक चीज़ और हम लोग देखते हैं दोस्तों कि तानसेन किसके दरबार में रहते थे? तो यह अकबर बादशाह के दरबार में रहते थे और अकबर अपने दरबार में नवरत्न को रखा करते थे। उसी नवरत्न में से एक तानसेन भी थे। अगर हम बैजू बावरा की बात करें तो बैजू बावरा ग्वालियर के महाराज जो ये थे, ग्वालियर के महाराज थे, नाम थोड़ा मान सिंह, ग्वालियर के महाराज मान सिंह थे, उनके दरबार में बैजू बावरा रहते थे। जबकि हम अमीर खुसरो की बात करें तो अमीर खुसरो भी 8 मुगल 8 ये जो आपका है दिल्ली सल्तनत के सम्राट थे, उनके समय में रह चुके हैं। जबकि स्वामी हरिदास जो हैं वह बैजू बावरा के गुरु थे। इसे आप ध्यान में रखेंगे। एक बार पुनः देखते हैं, मियाँ की मल्हार का रचयिता किसे माना जाता है? तो वह तानसेन को माना जाता है। तानसेन अकबर के दरबार में रहते थे। उसके बाद बी देखते हैं, बैजू बावरा। बैजू बावरा आपको ग्वालियर के महाराज जो मान सिंह हैं उनके दरबार में रहते थे। अमीर खुसरो 8 सल्तनत कालीन महाराज के अंतर्गत कार्य कर चुके थे। जबकि स्वामी हरिदास जो थे वह बैजू बावरा के गुरु थे।
उसके बाद 26 नंबर का सवाल हम लोग देखते हैं, भारत का पहला इंजीनियरिंग कॉलेज कहाँ स्थित है? तो दोस्तों वह रुड़की में स्थित है। और रुड़की कहाँ स्थित है? तो यह उत्तराखंड में है। यह 1847 में इस कॉलेज की स्थापना की गई थी। याद रखेंगे, भारत का पहला इंजीनियरिंग कॉलेज कहाँ स्थित है? तो वह रुड़की में। रुड़की कहाँ है? तो वह उत्तराखंड में स्थित है, जो 1847 ईस्वी में इस कॉलेज की स्थापना की गई थी। उसके बाद नेक्स्ट सवाल हम लोग देखते हैं, केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासक कौन होता है? तो दोस्तों वह उपराज्यपाल होता है। केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासक कौन होता है? तो वह राज्यपाल होता है। देखिए, केंद्र शासित प्रदेश के बारे में आप समझिए कि केंद्र शासित प्रदेश वह प्रदेश है जहां पर केंद्र के नियम कानून चलते हैं, लेकिन वहां पर एक उपराज्यपाल को नियुक्त किया जाता है, जो उपराष्ट्रपति को अपना रिपोर्ट सौंपता है, या उपराष्ट्रपति के द्वारा वह जो है सो कार्य करता है। इसे आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट सवाल है 28 नंबर, कि हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध किस संगीत वाद्य से है? किस संगीत वाद्य से है? तो दोस्तों वह बांसुरी से है। एक चीज ध्यान में रखेंगे, हरि, हरि से मतलब है कृष्ण, हरि से मतलब है कृष्ण। तो कृष्ण क्या बजाते थे? बांसुरी बजाते थे। तो हरि क्या बजा रहे हैं? बांसुरी बजा रहे हैं। ध्यान में रखेंगे, हरि प्रसाद चौरसिया का संबंध किस संगीत वाद्य से है? तो बांसुरी से। हमने क्या कहा कि हरि का मतलब कृष्ण होता है। कृष्ण क्या बजाते थे? तो बांसुरी बजाते थे, और कृष्ण को ही हरि भी हम कहते हैं। तो हरि क्या बजाते हैं? बांसुरी। इसलिए आप इसे ध्यान में रखेंगे, ये आपके दिमाग में बिल्कुल बना हुआ रहेगा। चलिए आगे हम लोग सवाल देखते हैं, भारत के राष्ट्रीय ध्वज में बने अशोक चक्र में तीलियों की संख्या कितनी होती है? तो दोस्तों तीलियों की संख्या होती है 24। तीलियों की संख्या कितनी है? 24 है। और वह अशोक चक्र जो बना हुआ है वह किस कलर का है? तो गाढ़ा नीला, जिसे हम नेवी ब्लू भी कह सकते हैं। आप ध्यान में रखिएगा ऐसे। भारत के राष्ट्रीय ध्वज में टोटल 24 तिलियां होती है, यानी कि अशोक चक्र जो बना होता है उसमें 24 तिलियां होती है। और अशोक चक्र का रंग कैसा होता है? तो गहरा नीला होता है। उसके बाद 30 नंबर का सवाल आपसे पूछा नहीं जाएगा, यह पुराने किताब का नाम है। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं 31 नंबर सवाल पे। क्षेत्रीय परिषदों की अध्यक्षता कौन करता है? तो वह गृह मंत्री करता है। क्षेत्रीय परिषदों की अध्यक्षता कौन करता है? गृह मंत्री करता है। ये हमारा आंसर होगा। चलिए हम लोग 32 नंबर सवाल को देखते हैं। बत्तीस नंबर सवाल है कि निम्नलिखित में से किसको डेजर्ट फॉक्स कहा जाता है? तो दोस्तों जनरल रोमेल को, जनरल रोमेल को डेजर्ट फॉक्स कहा जाता है। एक बार पुनः ध्यान देंगे, निम्नलिखित में से किसको डेजर्ट फॉक्स कहा जाता है? तो ऑप्शन सी, जनरल रोमेल को डेजर्ट फॉक्स कहा जाता है। यहाँ से सवाल पूछे जाते हैं। आइए हम लोग देखते हैं 33 नंबर का सवाल, किस लोकसभा का कार्यकाल बढ़ाया गया था? तो दोस्तों 5वां लोकसभा का कार्यकाल बढ़ाया गया था। कौन सा? तो 5वां लोकसभा का कार्यकाल बढ़ाया गया था। ऑप्शन आपका हो गया ए, ऑप्शन हमारा हो गया एक। अब यह क्यों बढ़ाया गया था यह भी समझ लीजिए। 1975 में भारत में जो ये आपातकाल लागू किया गया था, उस आपातकाल को बढ़ाने के लिए कहिए, या हम यह कहें कि अपने समय को बढ़ाने के लिए इंदिरा गांधी के द्वारा 2 साल, यानी कि एक बार में एक ही साल के लिए जो है सो लोकसभा का कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है। इसे आप ध्यान में रखेंगे। सवाल पूछा भी जाता है कि लोकसभा का कार्यकाल एक बार में कितने समय के लिए बढ़ाया जाता है? तो वह मात्र 1 साल के लिए बढ़ाया जाता है। तो इसमें क्या हुआ था कि इसमें 2 बार 1-1 साल के लिए कार्यकाल बढ़ाया गया था। तो सवाल पूछता है किस लोकसभा का कार्यकाल बढ़ाया गया था? तो 5वीं लोकसभा का कार्यकाल बढ़ाया गया था। किसके समय में? तो इंदिरा गांधी के समय में।
नेक्स्ट सवाल है, सर्वोच्च न्यायालय किस परिस्थिति में रिट जारी करता है? तो दोस्तों, मूल अधिकारों के परिवर्तन के लिए, जब किसी के मूल अधिकार के साथ छेड़छाड़ होता है, वैसी स्थिति में सर्वोच्च न्यायालय रिट जारी करता है। तो दोस्तों, इस सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा रिट जारी किया जाता है, साथ ही साथ उच्च न्यायालय के द्वारा भी रिट जारी किया जाता है। इसे आप ध्यान में रखेंगे। सवाल पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा रिट जारी किया जाता है? सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा, उच्च न्यायालय के द्वारा, अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा, इस प्रकार से ऑप्शन होंगे। तो आप ध्यान में रखिएगा कि यह रिट जो जारी किया जाता है, सर्वोच्च न्यायालय के साथ साथ उच्च न्यायालय के द्वारा भी रिट जारी किया जाता है। सर्वोच्च न्यायालय जो रिट जारी करता है वह अनुच्छेद 32 के अंतर्गत रिट जारी करता है, जबकि आप देखेंगे कि हाई कोर्ट जो रिट जारी करता है वह अनुच्छेद 226 के अंतर्गत रिट जारी करता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह देखते हैं कि रिट जारी करने में सर्वोच्च न्यायालय से ज़्यादा अधिकार उच्च न्यायालय को दिया गया है। सर्वोच्च न्यायालय जो है सो मुख्यतः, जैसा कि सवाल भी आप देख रहे हैं कि सर्वोच्च न्यायालय किस परिस्थिति में रिट जारी करता है, तो वह मूल अधिकारों के परिवर्तन के लिए ही जारी कर सकता है, जबकि ये उच्च न्यायालय जो होता है यह मूल अधिकारों के परिवर्तन के साथ साथ अन्य अधिकारों का जो हनन होता है उस पर भी जो है यह रिट जारी करता है। अब कितने प्रकार के रिट हैं उस पर हम लोग चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आइए हम लोग देखते हैं 35 नंबर सवाल। कहता है कि उबेर कप किस खेल से संबंधित है? तो दोस्तों, वह बैडमिंटन से संबंधित है। उबेर कप किससे संबंधित है? तो वह बैडमिंटन से संबंधित है। नेक्स्ट सवाल है, आईएमएफ की स्थापना निम्नलिखित में से किन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए किया गया था? आईएमएफ की स्थापना निम्नलिखित में से किन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए किया गया था? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ए। इसका आंसर आपका हो जाएगा ए। यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा सहयोग को प्रोत्साहित करने के लिए, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का प्रसार करने के लिए, साथ ही साथ व्यापार संतुलन में वैषम्य यानी कि विषमता को दूर करने के लिए यह किया गया था। इसमें 2-3 पॉइंट और आप याद रख लेंगे कि आईएमएफ की स्थापना जो किया गया है वह 1944 में किया गया है। आईएमएफ की स्थापना 1944 में किया गया है। उसके बाद हम देखते हैं कि इसका मुख्यालय यानी कि आईएमएफ का मुख्यालय जो है वह आपको हो गया वाशिंगटन डीसी। वाशिंगटन डीसी यह कहाँ है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका में। और वर्तमान में जो इसके अध्यक्ष हैं वो क्रिस्टालिना जॉर्जिएवा हैं। इसको भी आप ध्यान में रखेंगे, सवाल ये पूछे जा सकते हैं कि आईएमएफ के वर्तमान अध्यक्ष हैं, तो वह क्रिस्टालिना जॉर्जिएवा हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। इसमें सवाल है 37 दोस्तों। 37 नंबर सवाल है। 37 नंबर सवाल जो कहता है कि निम्नलिखित में संबंध बनाइए। तो आप इसका आंसर के रूप में देंगे, आप इसका आंसर देंगे डी। इसका आंसर आप देंगे डी। नेक्स्ट सवाल हम लोग देखते हैं 38। दोस्तों, थोड़ा सा इसमें कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ रहा है, लेकिन फिर भी हम लोग इसको देखेंगे। 38 नंबर का सवाल है। यह सवाल कहता है कि भारत में सिंचाई की सबसे लंबी नहर का क्या नाम है? तो दोस्तों, उसका नाम है इंदिरा गांधी नहर। उसका नाम क्या है? इंदिरा गांधी नहर। भारत में सिंचाई की सबसे लंबी नहर वह इंदिरा गांधी नहर है। आइए थोड़ा सा इसके बारे में हम लोग जानते हैं। यह राजस्थान नहर के नाम से भी जाना जाता है। इसलिए यह राजस्थान नहर के नाम से जाना जाता है कि यह राजस्थान में स्थित है। उसके बाद राजस्थान में इंदिरा गांधी नहर को मरुगंगा भी कहते हैं। याद रखेंगे, राजस्थान में इंदिरा गांधी नहर को मरुगंगा के नाम से भी जानते हैं।
यह नहर सतलज और ब्यास नदियों के संगम पर निर्मित हरिके बांध से निकाली गई है। दूसरा सवाल भी आपसे यह पूछा जा सकता है कि इंदिरा गांधी नहर कहाँ से निकाली गई है, तो यह हरिके बांध से निकाली गई है। यह हरिके बांध, हरिके किस नहर से किस बांध से निकाला गया है, तो हरिके बांध से यह निकाली गई है। यह नहर जो है पंजाब व राजस्थान को पानी की आपूर्ति करता है। कौन सा नहर, तो इंदिरा गांधी नहर पंजाब और राजस्थान को पानी की पूर्ति करता है। आइए हम लोग नेक्स्ट सवाल देखते हैं 39। यहाँ है द्वंद्व न्याय शब्द किसका संकेत करता है, तो दोस्तों द्वंद्व न्याय जो है वह सैद्धांतिक संघर्ष को करता है। हालांकि एक चीज़ यहाँ पर देखें, काफ़ी नज़दीक ऑप्शन दिया है, एक तर्क वितर्क तथा चर्चाओं के बाद सत्य का पता लगाना, द्वंद्व न्याय। हालांकि ये दोनों में से एक होगा, जहाँ तक ये दिया हुआ है तो काफ़ी नज़दीक का ऑप्शन दिया हुआ सैद्धांतिक संघर्ष, और दूसरा तर्क वितर्क तथा चर्चाओं के बाद सत्य का पता लगाना। हालांकि किताब में जो आंसर दिया गया है वह सैद्धांतिक संघर्ष दिया गया है। ऐसा भी संभव है कि कुछ जगह पर आपको यह तर्क वितर्क तथा चर्चाओं के बाद सत्य का पता लगाने से संबंधित है। इसे आप और भी किसी किताब से पढ़ने का कोशिश कीजिएगा। जनरली हम जो यहाँ पर आंसर आपको देने जा रहे हैं वो किताब के हिसाब से देने जा रहे हैं, सैद्धांतिक संघर्ष आपका यह आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग 40 नंबर का सवाल देखते हैं। ईडन गार्डन किस खेल के लिए प्रसिद्ध है, तो ईडन गार्डन के बारे में हम लोग जानते हैं यह क्रिकेट के लिए है, और यह कोलकाता में या बंगाल में स्थित है। इसे आप सभी लोग जानते होंगे। नेक्स्ट है लोकसभा का चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी के लिए न्यूनतम आयु कितनी है, तो लोकसभा के चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों के लिए न्यूनतम आयु दोस्तों 25 वर्ष होता है, जबकि राज्यसभा में चुनाव लड़ने वाले के लिए न्यूनतम आयु कितना होता है, 30 वर्ष होता है। ध्यान रखिएगा, लोकसभा का चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी का उम्र होना चाहिए 25 वर्ष, जबकि राज्यसभा के चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों का उम्र होनी चाहिए 30 वर्ष, और राष्ट्रपति बनने वाले व्यक्ति का उम्र होना चाहिए 35 वर्ष। एक बार पुनः आप ध्यान देंगे, लोकसभा का चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी का उम्र होना चाहिए 25 वर्ष, जबकि राज्यसभा का चुनाव लड़ने वाले के लिए उम्र सीमा है 30 वर्ष पूरा करने के बाद, और राष्ट्रपति का जो चुनाव लड़ेंगे उसका उम्र कम से कम 35 वर्ष होना चाहिए। आइए हम लोग नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। कहता है उत्तर प्रदेश के अतिरिक्त लोकसभा में किन दो राज्यों का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक है, ये सवाल है आपका 42 नंबर का। ध्यान देंगे, उत्तर प्रदेश के अतिरिक्त लोकसभा में किन दो राज्यों का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक है, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा सी, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश। ध्यान देंगे दोस्तों, उत्तर प्रदेश में लोकसभा की अगर हम बात करें तो लोकसभा सीटों की संख्या हो गया 80, उत्तर प्रदेश में हो गया 80, थोड़ा सा यहाँ पुनः टेक्निकल प्रॉब्लम आया है कुछ, यानी कि हमने कहा लोकसभा में कहाँ उत्तर प्रदेश में हो गया 80, उसके बाद अगर हम देखें तो यह आपका आ जाइए यहाँ कहाँ पे, तो महाराष्ट्र में हो गया 48, और यहाँ आंध्र प्रदेश में देखते हैं तो 25 है, यानी कि तीसरे स्थान पर आंध्र प्रदेश आता है। एक बार पुनः हम लोग सवाल को देखते हैं, उत्तर प्रदेश के अतिरिक्त लोकसभा में किन दो राज्यों का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक है, तो वह है महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश। सर्वाधिक लोकसभा सीटों वाला जो राज्य है दोस्तों वह उत्तर प्रदेश है, जहाँ 80 लोकसभा सीट है, जबकि दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र आता है जिसमें 48 लोकसभा सीट है, और तीसरे नंबर में आंध्र प्रदेश आता है जहाँ लोकसभा सीटों की संख्या 25 है। चलिए नेक्स्ट सवाल को हम लोग देखते हैं। सवाल नंबर 43 है, निम्नलिखित में से कौन सा कर संविधान द्वारा केवल और पूर्णतः केंद्र सरकार को सौंपा गया है, तो वह है ऑप्शन डी निगम कर।
उसके बाद 44 नंबर को हम लोग देखते हैं। तो 44 नंबर जो हमारा सवाल है कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति की अवधि कितनी है। तो दोस्तों यह भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो है वह 6 वर्ष के लिए चुने जाते हैं, या अधिकतम वह अपने 65 वर्ष की उम्र सीमा तक के लिए चुने जाते हैं। इस दोनों में से जो पहले होगा वहाँ वो रिटायर्ड कर जाएंगे या वहाँ अपने पद से वो हट जाएंगे। तो एक बार पुनः ध्यान देंगे, भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति की अवधि कितनी है, या तो 6 वर्ष के लिए तो वो चुने ही जाते हैं, और या वह अपने उम्र के 65वें वर्ष तक कार्य कर सकते हैं। 65वां वर्ष कंप्लीट होने के बाद वो हट जाएंगे। उसके बाद मैं आपको बता दूं कि यह जो आपका ये भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होते हैं, यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 में इनका चर्चा है, जहां से सवाल पूछे जाते हैं। हालांकि इस पर सेपरेट वीडियो भी हम बनाएंगे जो जल्दी ही आपको मिल जाएगा। तो एक बार पुनः देखेंगे कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की चर्चा भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है, तो 148 नंबर अनुच्छेद में किया गया है। उसके बाद नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, तो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। वर्तमान में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन है, तो वह गिरीश चंद्र मुर्मू है। गिरीश चंद्र मुर्मू हैं। यह भारत के 14वें नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक हैं। इसे आप ध्यान में रखेंगे। दोस्तों यह क्या करते हैं कि अपना रिपोर्ट जो है सो राष्ट्रपति को सौंपते हैं, और राष्ट्रपति इस रिपोर्ट को चाहे तो संसद में रखवा सकते हैं। खास करके अगर हम बात करें इस संस्था का, तो यह संस्था केंद्र या राज्य सरकार के अनुरोध पर किसी भी सरकारी विभाग की जांच कर सकती है। यह केंद्र का रिपोर्ट राष्ट्रपति को और राज्य का रिपोर्ट राज्यपाल को सौंपता है। एक बार पुनः हम लोग देख लेते हैं, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन कर अवधि कितनी है। वह जो है नियुक्त किया जाता है 6 वर्ष के लिए या अपने उम्र के 65 वर्ष तक के लिए, जबकि इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। चलिए नेक्स्ट सवाल हम लोग देखते हैं 45 नंबर। पैंतालीस में है, बिना दुर्ग के एकमात्र सिंधु नगर कौन सा था। तो दोस्तों वह चान्होद्रो है। कौन सा है वह, चान्होद्रो। बिना दुर्ग के एकमात्र सिंधु नगर कौन सा था, तो वह चान्होद्रो है। 46 नंबर सवाल है, अशोक ने तृतीय बौद्ध परिषद कहाँ बुलाई थी, तो वह पाटलिपुत्र में। अशोक के काल में तृतीय बौद्ध परिषद हुआ था। अगर उसकी बात हम करेंगे, अगर मान लीजिए 46 में हम लोग चलें, तो 46 में और भी कुछ देखने के लिए मिलेगा। तो प्रथम बौद्ध संगति कब हुआ, कहाँ हुआ था, तो वह राजगृह में हुआ था। किसके शासनकाल में, तो अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ था। उस समय अध्यक्ष कौन बने, तो महाकश्यप बने। अगर दूसरा हम लोग देखते हैं बौद्ध संगति, तो वह दूसरा बौद्ध संगति वैशाली में हुआ, कालाशोक के समय में हुआ, और उस समय सर्वकामी या सभाकामी जो है उसके अध्यक्ष बने। जबकि चतुर्थ जो हुआ है वह कुंडलवन कश्मीर में हुआ है, और उस समय राजा जो थे वह कनिष्क थे, जबकि अध्यक्ष उसका वसुमित्र बना था। इसे आप ध्यान में रखेंगे। 47 नंबर सवाल है कि सिकंदर महान का शिक्षक कौन था। तो दोस्तों सिकंदर महान का जो शिक्षक था वह अरस्तु था। सिकंदर महान का शिक्षक कौन था, वह अरस्तु था। आइए नेक्स्ट सवाल को हम लोग देखते हैं। 48 नंबर सवाल कहता है, निम्नलिखित संधियों को काल क्रमानुसार रखिए। तो 48 नंबर का आंसर जो आपका हो जाएगा वह सी हो जाएगा। इसे आप ध्यान में रखेंगे। 48 नंबर का आंसर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग 49 नंबर का सवाल देखते हैं। कहता है कि मदुरई तक सफलतापूर्वक बढ़ने वाला दिल्ली का जनरल कौन था। यहाँ पर शब्द का देखेंगे, शब्द का किस ढंग से चयन किया गया है, इसलिए कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। कहता है कि मदुरई तक सफलतापूर्वक बढ़ने वाला दिल्ली का जनरल कौन था। तो दोस्तों वह मलिक काफूर था। वह कौन था,
मलिक काफूर था। यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, मलिक काफूर कौन था? तो अलाउद्दीन खिलजी का एक सेनापति था, जो क्या था, थर्ड जेंडर का था, जिसे हम हिजरा कहते हैं, वह था। इसे जो है सो अलाउद्दीन खिलजी ने 1000 दिनार में खरीदा था। इसे 1000 दिनारी भी कहा जाता है। किससे? तो इसको ये आपका मलिक काफूर जो है उसे 1000 दिनारी के नाम से भी जाना जाता है। तो यह प्रथम शासक था जिसके शासनकाल में दक्षिण पर भी विजय किया गया था। यहाँ पर यह सवाल है कि मदुरई तक सफलतापूर्वक बढ़ने वाला दिल्ली का जनरल कौन था? तो वह मलिक काफूर था। मलिक काफूर किसका सेनापति था? तो वह आपका सेनापति हो गया इसका अलाउद्दीन खिलजी का। चलिए नेक्स्ट सवाल हम लोग देखते हैं 50 नंबर का, कि निम्नलिखित में से कौन सी साहित्यिक रचना शास्त्रीय संस्कृत साहित्य के वेद से संबंधित है? तो दोस्तों वह है मेघदूतम, वह है आपका मेघदूतम। दोस्तों उसके बाद हम लोग देखते हैं विज्ञान एवं गणित का सवाल है। तो मैं आपको बता दूं कि इस सेट में जो दिया हुआ था, जो इससे पहले हम सेट आपको बताए थे, विज्ञान का सारा सवाल वही है, इसलिए उस सवाल को हम दोहराने के लिए नहीं जा रहे हैं और इसे आप ध्यान में रखेंगे। साथ ही साथ अगर आप देखेंगे तो अगर हम देखें तो इस ढंग से आपका सारा सवाल आ रहा है। यहाँ पे विज्ञान वाला जो भी बताया हुआ है, इस बार खुद अपने मन से बनाने का कोशिश करेंगे कि आपको याद है या नहीं है, इस ढंग से आप देखेंगे। और हम यहाँ पर देखें तो हमारा सवाल इस ढंग से है, मैथमेटिक्स का और रीजनिंग का। इसमें भी आपको टोटल सवाल दिया हुआ है। इसे आप चाहें तो एक एक करके बना सकते हैं, यहाँ से आपको काफ़ी सहायता मिलेगी, क्योंकि आप जानते हैं कि लगभग सारे के सारे लोग जीएस तो पढ़ ही रहे हैं, लेकिन वो लोग को ज़्यादा फायदा होगा जो मैथमेटिक्स और रीजनिंग में बेहतर प्रदर्शन कर सकेंगे। इसलिए मैं आपको यह कह देना चाहता हूं कि जो मैथमेटिक्स बिल्कुल नहीं जानते हैं, जो मैथमेटिक्स बिल्कुल नहीं जानते हैं, वह थोड़ा बहुत जो साधारण टाइप का मैथमेटिक्स है उस पर ध्यान दीजिए और बेहतर ढंग से रीजनिंग पर ध्यान दीजिए, तो ज़्यादा नंबर आएगा। चूँकि गणित में आपके 20 से 25 सवाल होंगे। अगर ज़्यादा सवाल आप गणित पर गणित का ज़्यादा सवाल बनाना चाहेंगे तो आपका अधिक से अधिक समय वहाँ पर क्या होगा, किल होगा, और आप बेहतर प्रदर्शन नहीं कर सकते हैं। इसलिए दोस्तों हम कहेंगे कि जो लोग बेहतर ढंग से मैथमेटिक्स बनाना नहीं जानते हैं, वह साधारण मैथमेटिक्स को ही बनाने का प्रयास कीजिए और वहाँ से सवाल मिलता है तो उसे आप बनाएंगे। थोड़ा बहुत जो रीजनिंग हो गया आपका, रीजनिंग पर थोड़ा ध्यान दीजिए। रीजनिंग से भी आपका कुछ जैसे पासा हो गया, पासा से संबंधित हो गया, तो इस ढंग का रीजनिंग बना करके भी कुछ नंबर आप प्राप्त कर सकते हैं। और यहाँ जीएस के लिए तो हम अपना प्रैक्टिस सेट आपको दे ही रहे हैं। इसको आप जो है सो पुनः, एक बार तो हम बता ही देते हैं, दूसरी बार आप इसको पुनः खोल करके बनाएंगे तो आपके ध्यान में ज़्यादा से ज़्यादा यह बना हुआ रहेगा। चलिए दोस्तों, थैंक यू।